जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसका सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज उसी का पहला वीडियो है। एसएसटी का जो पहला चैप्टर है, इतिहास का चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आज हम उसी को शुरू करने वाले हैं। और उस चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी भाई बहन कक्षा 10 में हैं वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्तों में, अपने सहेलियों में जरूर से उसके शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर एक बार न समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट और न समझ में आए तो उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए आज का यहाँ पर हम पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस चैप्टर को मैं थोड़ा कक्षा 9वीं से कनेक्ट करता हूँ। कक्षा 9वीं में एक चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो लगभग चीजें उन्हीं चैप्टर्स के हैं। थोड़ा सा इसमें अलग कर दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग देश का एकीकरण के बारे में बताया गया है, जो कि वहां पर नहीं बताया गया है 9वीं में। यहाँ पर इटली कैसे मतलब एक देश बना, आजाद हुआ, गणतंत्र हुआ, फ्रांस कैसे हुआ, इन सभी के बारे में बताया गया है। जर्मनी कैसे हुआ, तो इन सभी के बारे में बताया गया है। तो हालांकि आप, मुझे उम्मीद है, मैं ये मान कर चलता हूँ कि अभी दिसंबर का मिड महीना चल रहा है, आप लोग अपना सिलेबस लगभग खत्म कर लिए होंगे। अगर खत्म कर लिए हैं, एक बार पढ़ लिए हैं, तो इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी में जोल्वेराइन संघ की स्थापना कब हुई थी। पहले हम आपको बता दें, जर्मनी पहले बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। करीब 30-31 टुकड़ों में जर्मनी पहले बटा हुआ था। अब उस जर्मनी जो बटे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आज का जर्मनी पूरा ये है, ठीक है, सपोज करिए आज का जर्मनी पूरा ये है, लेकिन पहले जो ये भाग था बाबू, ये बटा हुआ था कई भागों में। जैसे मान लीजिए यहाँ से भाग बटा, यहाँ से बटा, यहाँ से बटा, यहाँ से बटा, ये बटा, ये बटा, ऐसे बटा हुआ था। तो अगर आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते थे तो आपको शुल्क देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, ठीक है। तो उसी कर को हटाने के लिए जोल्वेराइन संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिससे कि एकीकरण करने में और भी आसानी हो जाए। तो ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये देखिए, इसकी स्थापना 1834 में हुई थी, लेकिन आपको 1834 का यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक जनवरी 1834 और दूसरा 2 मार्च 1834। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा 1 जनवरी 1834 को। आपका जोल्वेराइन संघ का स्थापना 1 जनवरी 1834 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था भैया? इसका नेतृत्व कर रहा था प्रशिया। प्रशिया एक देश है, नेतृत्व। प्रशिया उस समय बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था इन भागों में, ठीक है। तो नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रशिया। प्रशिया एक देश है। ये देश इस संघ को नेतृत्व कर रहा था, मतलब चला रहा था, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। देखिए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत मतलब कि उस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला, या फिर वो मतलब जिससे वो क्रांति मतलब उफनी हो, ये आप बोल सकते हैं। जिस प्रकार से क्रांति की शुरुआत हुई हो, तो उसमें सबसे पहले कौन आता है? तो देखिए, बिस्मार्क, रूसो, नेकर, नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए इसमें
आपका ऑप्शन बी रूसो हो जाएगा। रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। अगर आपको कभी ये भी मिले तो घबराइए नहीं, जीन जैक्स रूसो, ये पूरा नाम है रूसो का। और रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे देखिए ये डिटेल लिखा हुआ है, आप चाहते हैं तो इसको पढ़ भी सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले प्रबोधन काल के विचार विकसित हुए, स्वतंत्रता, समानता और जनसंप्रभुता पर जोर दिया गया। दार्शनिक विचारों ने जनता को जागरूक किया। इन्हीं विचारों ने क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से एक पुस्तक था। इसमें अब क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इससे ये समझ में आता है कि समाज में जितने भी लोग हैं जिनकी मानसिकता अलग अलग है, सबको एकजुट में, सबको एक में मिलाना, कॉन्ट्रैक्ट करना, अनुबंध करना, ठीक है। तो उस पे एक पुस्तक लिखा गया था। अब उस पुस्तक का लेखक कौन था? तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेगर, दिदरो। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रूसो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कथन और कारण। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इग्नोर तो बिल्कुल ही ना करें। देखिए ऑप्शन ए, यहाँ पर कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। ऑप्शन में बताना है कि क्या कथन कारण को संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो पहले हम पढ़ते हैं एक बार। कथन कह रहा है कि रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, अभी हमने पढ़कर आया। और कारण कहता है कि रूसो ने अपने बौद्धिक ज्ञान से लोगों में ज्ञान प्रकाश फैलाया, बिल्कुल फैलाया। वो जो सामाजिक अनुबंध जो किताब था, आखिर वो समाज में लोगों में ज्ञान ही तो दे रहा था कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, अपने देश के प्रति जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर कथन जो है कारण को संतुष्ट कर रहा है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है, ए सही आर गलत, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ख देखिए, आर सही ए गलत, ये भी नहीं होगा। ए सही परंतु आर इसकी व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है, व्याख्या कर रहा है। ए सही है एवं आर इसकी व्याख्या करता है, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ए और बी सूचियों को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ सूचियां दी गई हैं, आपको उसको सुमेलित करना है। ए का देखिए ए बी सी डी है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, इसमें इसको सुमेलित करना है। हालांकि इसको इधर होना चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। सामाजिक अनुबंध पुस्तक किसने लिखा था भैया? ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूसो ने, ठीक है। 1862 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना, बताइए 1862 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर कौन बना? तो आपका हो जाएगा ये बिस्मार्क बना, ठीक है, बिस्मार्क। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखा? ये मॉन्टेस्क्यू का है, ठीक है। 1871 में एकीकरण पूरा हुआ, किसका हुआ? इटली का। तो जो इटली देश है भैया, उसका वो आजाद हो गया, कब हो गया? 1871 ईस्वी में, ठीक है। 1871 ईस्वी में ये आजाद हो गया। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था क में, ये बाकी ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसका ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत अधिकार विभाजन सही है। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू, यहाँ भी हम बताए हैं। यंग इटली सोसाइटी मेजनी, देखिए जो मेजनी था इसका पूरा नाम था जूसेफ मेजनी, नहीं मेजनी, बस अभी मान कर चलो, जूसेफ गैरिबाल्डी इसका नाम था, गैरिबाल्डी नाम था जूसेफ गैरिबाल्डी, ठीक है। देखिए ये जो मेजनी था, मेजनी ने दो सोसाइटी, दो संघ बनाया था, एक था यंग इटली सोसाइटी, एक था यंग यूरोप। इसका जो संस्थापक था ये मेजनी ही था, लेकिन यहाँ पे यंग यूरोप का संस्थापक गैरिबाल्डी को बताया गया। मतलब कि ऑप्शन घ आपका
सही हो जाएगा, ऑप्शन घ सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑटोमन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना, सही है। देखिए अगर जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई ये बात करें तो उसका भी आंसर ऑटोमन बिस्मार्क हो जाएगा। इसको हम कैसे याद किए थे आपको बताते हैं। हम इसको इस प्रकार याद किए थे कि मान लो जर्मनी में भी ऑटो चलने लगे, ठीक है, तो ऑटोमन बिस्मार्क, कभी कभी इसका नाम बिस्मार्क भी आ जाता है एग्जाम में, ये ऑटोमन नहीं आता है, तो आपको पूरा नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। जर्मनी में भी ऑटो चलने लगी, मतलब जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटोमन बिस्मार्क ने भैया की है। और दूसरा ऑप्शन है जूसेफ मेजनी। हाँ देखिए जूसेफ मेजनी है, गैरीबाल्डी वहां हम सही बोल रहे थे, जूसेफ मेजनी होगा। जूसेफ मेजनी इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत था। देखिए यहाँ पर जूसेफ मेजनी इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत था, हाँ तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और 1834 ईस्वी में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की, ये भी सही है। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को मजबूत किया, नहीं ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को मजबूत नहीं किया, तो आपका ऑप्शन डी मतलब घ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, घ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये तो भैया एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। क्योंकि देखिए जो क्रांति का जो उद्भव हुआ था, जो देश को आजाद कराने का जो परंपरा शुरुआत एक प्रकार से कह सकते हैं फ्रांस से ही हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है। तो 1788, 89, 90, 87 तो सबके जुबान पर होता है 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फ्रांस में सामाजिक और आर्थिक असमानता चरम पर थी, निरंकुश राजशाही के कारण जनता में असंतोष था, कर व्यवस्था और भुखमरी से विद्रोह को बढ़ाया, इसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद को दिशा दी। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए फ्रांस में जो जब क्रांति का जब उद्भव हुआ 1789 में, तो उस समय फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 16वां। आप पढ़े होंगे लुई 16वां एक अच्छा 9वीं में भी था, ठीक है। तो जो लुई 16वां था ये बहुत ही निरंकुश राजा था, ठीक है। और इसकी जो रानी थी नाम था एंतवा एनोट, रानी का नाम था इसके एंतवा एनोट। वो बड़ा मतलब फैशनेबल टाइप की औरत थी। मतलब राजा के राज्य का जितना भी राजकोष था सब कुछ खत्म हो गया, मतलब वो अपने पर अपने के लिए अपने हित के लिए जनते के पैसे से वो क्या बोलते हैं उसको, सजती थी, धोती खरीदती थी, सब कुछ करती थी, समझ लो फैशनेबल आज की भी लड़कियों को फिर कर देती थी। तो राजकोष खाली हो गया, ठीक है, राजकोष खाली हो गया। अब रानी बोली राजा साहब अब जनता पर टैक्स बढ़ा दीजिए। अब राजा भी बड़ा बकलोल था, उसी का सुनता था, रानी को सुनता था, उसी की वजह से खूब लोग लतियाए भी और राजशाही भी चला गया इसकी। तो राजा जनता पर टैक्स बढ़ा दिया। पहले जो टैक्स कम था वो टैक्स 2 गुना हो गया, बढ़ गया टैक्स। अब जब टैक्स बढ़ गया भैया, यहाँ पर कुछ लोग मजदूरी करते हैं गांव में, पहले से तो टैक्स दे ही रहे हैं, अब तुम और टैक्स बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक उनके सर पर भूत सवार हो जाएगा। वो लोग टैक्स बढ़ा दिया, अब टैक्स बढ़ गया तो राजकोष में फिर पैसा इकट्ठा होने लगा, लेकिन जनता को समस्या होने लगी, खाने के लिए रोटी नहीं मिलता था उन लोग को। तो रानी इतना बगलोल थी कि एक रैली निकल रहा था, रैली के पीछे पीछे जनता लोग जा रहे थे, बोल रहे थे कि हमें रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। तो रानी बोल रही है कि रोटी नहीं मिलता तो केक क्यों नहीं खाते। अब उसको ये नहीं पता है कि रोटी महंगा है कि केक महंगा है। तो जनता भी और जो है विद्रोह के लिए आकर्षित हो गई। फिर वहीं से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कर व्यवस्था, कर बढ़ाने की वजह से और भुखमरी से, रोटी नहीं मिल रहा था, खाने के लिए नहीं मिल रहा था, जो गरीब जनता थी वो तड़प रही थी, इसीलिए वहां पर विद्रोह बढ़ाया गया, ठीक है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि मोटा मोटा समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? अभी हम बताए हैं यंग इटली सोसाइटी चाहे यंग यूरोप, ये दो देखिए संस्था हैं, इनका संस्थापक कौन है पूछ रहा है, तो हम बताए हैं कौन है, मेजनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? अभी हम बताए हैं राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो फ्रांस से हुआ था। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? देखिए जूसेफ गैरिबाल्डी, ऑटोमन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम, तो हो जाएगा आपका जूसेफ गैरिबाल्डी। इटली का जो एकीकरण में जो मुख्य भूमिका निभाए थे वो जूसेफ गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? ऑप्शन देखिए रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, तो आपका ऑप्शन ख हो जाएगा इटली। इटली में अभ्युदय, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय इसी देश को कहा जाता है, इटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, समिति राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई, तो देखिए ऑप्शन घ हो जाएगा, गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, 1848 में फ्रांस जो है वो आजाद हो गया था पूरी तरीके से, जैसे भारत आजाद हुआ 1947 में, उसी तरीके से जो फ्रांस देश था बाबू वो आजाद हो गया था 1848 में। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो अभी हम पढ़ रहे हैं 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हो गई थी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। ठीक है, इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? अभी बताएं जर्मनी में भी ऑटो चलने लगी, मतलब ऑटोमन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? मतलब नेपोलियन बोनापार्ट जो है कब हार गया? देखिए दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो भैया। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है, जब फ्रांस में जब क्रांति जब हो गया तो नेपोलियन 1804 में फ्रांस का शासक बना। 1804 में जब फ्रांस का जब शासक बना तो जनता को खूब दिलासा दिलाया कि हम टैक्स कम कर देंगे, आप लोगों को खाने की व्यवस्था कर देंगे, गरीबी हट जाएगी, घर बढ़िया बढ़िया बन जाएगा। हालांकि नेपोलियन ने जितने भी वादे किए थे उनको निभाए भी, इसी की वजह से उसको 1815 के वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। अब हार किस लिए हुई? ये तो है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो जितने भी पड़ोसी देश हैं, देखिए जब कोई भी काम अच्छा करता है आदमी तो वो दूसरों की नज़र में जरूर बुरा बन जाता है। तो नेपोलियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अपने देश को आगे ले जाने के लिए जनता के हित में काम कर रहा था, और जो दूसरे देश थे वो जनता को चाट रहे थे, कह सकते हो आप। तो जो दूसरे देश के जो राजा थे उनको बड़ा तकलीफ हुआ कि ये आकर के हम लोगों को गिराना चाहता है, हम लोगों की जनता को भड़का रहा है। उसी की वजह से 3-4 देश के राजाओं ने मिलकर के 1815 में वाटरलू की लड़ाई लड़ी नेपोलियन से। नेपोलियन इधर से अकेले है बेचारा, उधर से 3-4 लोग हैं, नेपोलियन की पराजय हो गई। पराजय हुई लेकिन उसकी मृत्यु 1821 में आई थिंक हुई थी। और 1815 के पराजय होने के बाद इसको अंडमान निकोबार में एक जगह है, वहां पर काले पानी की सजा दी जाती है। तो इसको नेपोलियन को वहां पर भेज दिया गया था काले पानी की सजा के लिए। तो वहां पर रहते रहते काले पानी की सजा क्या होता है, बड़ा भयानक सजा होता है उसका। ये होता है कि चारों तरफ से एकदम समुद्र रहेगा, आपको किसी से मतलब किसी से वास्ता नहीं रहेगा, आपको उसी टापू पर छोड़ दिया जाएगा, तड़प तड़प के भूखे आप मर जाएंगे। ये सजा बहुत कह सकते हो दर्दनाक सजा होती है।
इससे बढ़िया है कि एक बार तुम बंदूक मार दो, एक ही बार में मर जाएगा वो, बिना तड़प तड़प के नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये 1815 में हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो हम चिल्लाते आ रहे हैं भैया कि जर्मनी में ऑटो भी चलने लगी, तो जर्मनी से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया? देखिए क्या है, जर्मनी जो देश है वो 1815 में आजाद हो गया था। जर्मनी देश 1815 में आजाद हो गया था, तो उसके बाद वहां किसी न किसी शासक को चुनना होगा। तो कौन था? कैसर विलियम प्रथम ये नहीं थे, विलियम द्वितीय ये भी नहीं था, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। देखिए फ्रेडरिक विलियम जो प्रथम थे इसी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असंवैधानिक राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। देखिए 1789 से पहले फ्रांस में निरंकुश राजशाही थी, राजा के पास सभी शक्तियां थी, जनता पर करों का भारी बोझ था, इसी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति हुई थी, जो कि हम आपको अभी बताए हैं भली भांति। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1789 में असंवैधानिक राजतंत्र था। ठीक है, 1789 में यहाँ पर 1789 में क्या था? असंवैधानिक राजतंत्र था, या आप इसी को भी बोल सकते हो कि असीमित राजतंत्र था। ठीक है, आप इसी को भी बोल सकते हो असीमित राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र था या असंवैधानिक राजतंत्र था। असंवैधानिक का मतलब कि जहां पर संविधान हो ही ना, बिना संविधान का सब कुछ काम हो रहा हो। तो हालांकि वहां पर कोई भी संविधान नहीं थे, जितने शक्तियां थी सब राजाओं के पास थी, यदि जनता राजाओं की गुलामी करे तो बेहतर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटेन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? देखिए केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित तो कौन सा देश था केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो ऑप्शन ग हो जाएगा रूस। जो रूस था, जर्मनी जो जर्मनी था ये केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? देखिए ये बात सच थी, जो कि फ्रांस में अगर कोई भी क्रांति होती थी तो उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता था। देखो क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं, जो कि सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और उसी महाद्वीप में हम लोग निवास करते हैं, उसी महाद्वीप में भारत देश है। लेकिन जो फ्रांस देश है, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं कहानी बाबू, ये दूसरे महाद्वीप की है, ये यूरोप महाद्वीप की है। ठीक है, तो जो फ्रांस देश पड़ता है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, तो फ्रांस में अगर छोटी मोटी भी दिक्कत आ जाती थी तो वो पूरे यूरोप पर असर पड़ता था उसका। तो इस बात को किसने कहा था? काउर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, मेटरनिख ने। तो देखिए इसको कहा था ऑप्शन घ मेटरनिख ने। मेटरनिख का पूरा नाम है ड्यूक मेटरनिख, ड्यूक मेटरनिख, ड्यूक मेटरनिख। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जूसेफ मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। जूसेफ मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। क्या है? यंग यूरोप है, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। तो यंग यूरोप था। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन संस्कृति में वोल्क्सगाइस्ट का आशय था। ये क्या होता है? वोल्क्सगाइस्ट क्या होता है? राष्ट्र होता है, संविधान होता है, आम जनता होता है, या फिर संसद होता है। तो देखिए
वोल्कस गाइस्ट का मतलब होता है बाबू आम जनता, ठीक है। वहाँ के संस्कृति में जैसे कि हम लोगों के यहाँ जनता को लोग बोलते हैं और भी भीड़ बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं, तो उसी तरीके से जर्मन की संस्कृति में आम जनता को वोल्कस गाइस्ट बोलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूसेफ मेजनी का संबंध किससे था? जूसेफ मेजनी का संबंध किस देश से था? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। हालांकि इंग्लैंड के राष्ट्रवाद में यहाँ पर कोई मतलब बात नहीं है इसमें, तो जर्मनी में तो पता है ऑटोमन बिस्मार्क का था, तो ये इटली में था, ठीक है। इटली के एकीकरण में जो था जूसेफ मेजनी था। अगला क्वेश्चन, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? देखिए बाबू, वियना की संधि 1815 में हुई थी। अब ये थोड़ा सा इसको डीप डाउन में चलते हैं। वियना की संधि किस लिए हुई थी? वाटरलू में जो लड़ाई हुई थी, वाटरलू के युद्ध में जो लड़ाई हुई थी दो पक्षों के बीच, नेपोलियन और अन्य देश के राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई थी, अब लड़ाई तो हो गई, अब वहां पर एक संधि हुई। संधि ये हुई कि जो दूसरा पक्ष था नेपोलियन को छोड़ करके, उस पक्ष में करीब 4 राजा थे, ठीक है। वो अलग अलग देश के राजा थे, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बस आप ये मान लो कि उधर 4 राजा थे। तो उन राजाओं ने, नेपोलियन तो हार गया, अब फ्रांस देश का क्या होगा? तो उन राजाओं ने ये सोचा कि फ्रांस देश को हम बांट लेते हैं, पूरब का भाग हम लेंगे, पश्चिम का भाग तुम लोगे, उत्तर का भाग वो लेगा, दक्षिण का भाग वो लेगा। तो इस प्रकार से उसको दिशाओं में बांटने के लिए एक संधि हुई, वियना की संधि। देखो वियना एक स्थान है, ठीक है, उसी जगह ये संधि हुई थी, उसी जगह ये समझौता हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया वियना की संधि या फिर वियना संधि। तो ये 1815 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1815 में हुआ था, वाटरलू के लड़ाई के फलस्वरूप या फिर पश्चात। अगला क्वेश्चन, निरंकुश का तात्पर्य है, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? देखिए, जनता का शासन, किसी भी अंकुश का अभाव, कुछ व्यक्तियों का शासन, राजा की सीमित सत्ता, ठीक है। इसको पढ़िए, व्याख्या पढ़िए आप एक बार। निरंकुश शासन में सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होती हैं, जनता की भागीदारी नहीं होती है, राजा सर्वोच्च होता है, अधिकारों पर नियंत्रण रहता है। अब इसको देखिए, जनता का शासन, तो यहाँ पर क्या बोला है? जनता की भागीदारी नहीं होती है, तो ऑप्शन ये तो खत्म। किसी भी अंकुश का अभाव, ये भी नहीं। कुछ व्यक्तियों का शासन, राजा की सीमित सत्ता, तो आपको यही होगा, ऑप्शन ग होगा, कुछ व्यक्तियों का शासन हुआ करता था, इसको बोलते हैं निरंकुश शासन, जिसको बोलते हैं निरंकुशवाद या फिर निरंकुशता या फिर निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन, उदारवाद से तात्पर्य है। देखिए, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? आपका ऑप्शन है निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता। तो यहाँ पर क्या था? देखिए, जो है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व कानून के समक्ष समानता, ये होता है उदारवाद। समझ गए? निरंकुशवाद मतलब होता है कि जो सत्ता है वो किसी एक ही इंसान के पास होगी, लेकिन उदारवाद का मतलब है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी वह कानून के समक्ष अपनी बात रख सकेगा, और जो कानून होगा वो सबके लिए समानता होगा, ये दिखाता है उदारवाद को। अगला क्वेश्चन देखिए, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या था? 1789 में अभिव्यक्ति मतलब परिणाम क्या था पूछ रहा है कि क्रांति हो गया उसके बाद क्या हुआ। फ्रांस की क्रांति हुई, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो बताइए 1789 में जब एक प्रकार से मान लो जब क्रांति की जब आग लगी तो क्या हुआ? फ्रांस में क्रांति हुई, तो फ्रांस में क्रांति हुई। निम्नलिखित नेताओं में से किसने गुप्त संगठन यूरोप
यंग यूरोप की स्थापना की। देखो जो यंग यूरोप था ये एक गुप्त संगठन था। गुप्त संगठन मतलब होता है कि ऐसा संगठन जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, ये बस उस संगठन के लोगों तक ही सीमित है। ठीक है, गैरिबाल्डी, काउल, मेजनी, बिस्मार्क। तो हम बता रहे हैं कौन था, मेजनी था, जोसेफ मेजनी था, गुप्त संगठन का संस्थापक जोसेफ मेजनी था। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है। 1860 ईस्वी में एक्सपीडिशन ऑफ 1000 का नेतृत्व किसने किया? 1860 में दक्षिण की तरफ से, देखो क्या है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए बुक्स में देख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कुछ यहाँ पर मिस प्रिंट है, और यहाँ पर जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 मतलब हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर होगा दक्षिण इटली। देखो अभी जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो यही क्वेश्चन लिखना। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन एक बार, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? मतलब 1000 लोगों का एक समूह बनाया गया था, एक अभियान चलाया गया था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखिए ऑप्शन देखिए, गैरिबाल्डी, काबूल, मेजनी, बिस्मार्क। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा गैरिबाल्डी। ठीक है, गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से है? गैरिबाल्डी का संबंध इटली से है। गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से है? देखिए जो गैरिबाल्डी था ये इटालियन था, इसका इटली देश से इसका संबंध था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियां 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा? तो 1815 में पराजय किसकी हुई थी? अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। निम्न में वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 में पराजय का सामना करना पड़ा? वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 में पराजय का सामना करना पड़ा? देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप भी आगे डालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझो एक बार, इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। ठीक है, किताब में मैंने इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका जो आंसर होगा किताब में लिखे हिटलर दिया हुआ है, हिटलर की कोई बात नहीं है यहाँ पर था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं, इसको पढ़िए पढ़िए। नेपोलियन ने पूरे यूरोप में युद्ध किए, अंततः संयुक्त शक्तियों ने उसे हराया। संयुक्त शक्तियों ने मतलब कि कई शक्तियों ने मिल करके उसे हराया। 1815 में उसकी निर्णायक पराजय हुई। इसके बाद वियना व्यवस्था लागू हुई, मतलब वियना संधि की गई। उसके फलस्वरूप जो भी है कि अब लोग दक्षिण में आने लगे, उत्तर में आने लगे, पश्चिम में आने लगे, पूरब में आने लगे, जाने लगे, वो उनका राज्य हो गया, उनका देश हो गया, मतलब भाग हो गया देश का एक। देखिए अभी हम आपसे जो बोले हैं कि नेपोलियन इधर से अकेले था, इधर से जो 4 लोग थे, 4 राजा थे, वो इन देशों के राजा थे। कहाँ कहाँ के थे? ब्रिटेन। देखो इधर से तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, अकेले था। बाकी इधर से कौन कौन था? ब्रिटेन था,
इधर से ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इधर से 4 देश थे। इन देश में तो इन देशों के राजाओं ने, इनको बड़ी समस्या होने लगी इन नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है ये पूछता है बाबू, तो ये फ्रांस से है। समझो इधर से फ्रांस अकेले था, इधर से 4 लोग थे। तो उस समय हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो गई, उसी के पश्चात वियना संधि हुई। ठीक है, तो अब इन देशों के नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बस यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से, इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन, हालांकि ये भी क्वेश्चन 2025 का CW सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो फर्जी क्वेश्चन है, जो कि बिना पूछे हुए मैंने आपके सामने रख दिया। नहीं, सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ करके पढ़ाया है, उतना डीपली हर क्वेश्चन को नहीं बताया है, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ लिए हैं। यह रिवीजन सीरीज एक प्रकार से मान करके आप उसको देख सकते हैं। मुझे जिस क्वेश्चन में लगा कि इसमें थोड़ा सा डीप डाउन चलना चाहिए, मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से बताया, समझाया। बाकी आप इस वीडियो को दोबारा देखो, अगर मेरा सजेशन मानो तो आपको 100% समझ में आएगा, गारंटी के साथ समझ में आएगा। आप इस वीडियो के साथ साथ आगे के वीडियो में भी बने रहिए। और ये जो सीरीज चल रहा है रिवीजन सीरीज, ये आपके बोर्ड एग्जाम तक चलेगा। और एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को निपटाने के बाद सब्जेक्टिव का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग अगले वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।